ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि मैं बहुत जल्द जो है वो आपकी हिंदी व्याकरण पे वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। तो मेरी हिंदी व्याकरण की ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन क्या है वो बताऊँगी, जो कि हमारे हिंदी व्याकरण का जो है वो आधार है। इसके साथ ही भाषा किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण की परिभाषा और कुछ जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपके फैक्ट्स रहते हैं उनको बताने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ इसके वीडियो के जो आपके नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो स्वर और व्यंजन पे आपके जो प्रश्नोत्तरी रहेगी उससे संबंधित जो है आपकी वीडियो रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपकी भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। मतलब किसी भी भाषा वो है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं, वह आपके लिखित और मौखिक। लिखित रूप में क्या है, जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, वो आपका लिखित। और मौखिक क्या है, जिसमें हम लोग बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, वो है आपका मौखिक। बात करें अगर हम हिंदी भाषा की, तो जो हमारी हिंदी है, जो हमारा भारतवर्ष है, तो हिंदी हमारे भारतवर्ष की जो है वो आपकी राजभाषा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की जो है वो कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए जो हमारी हिंदी है वो राजभाषा है। और हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 343 से लेके आपके 351 तक हमारी हमारी राजभाषा के रूप में जो हिंदी का है वो उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी ऑफिशियल भाषा है, वो आपकी अभी भी अंग्रेजी है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध या अशुद्ध रूप जानते हैं। मतलब किसी भी भाषा का व्याकरण ले लीजिए तो वो हमें यही सिखाता है, वो चाहे वो अंग्रेजी भाषा का हो, चाहे वो आपकी संस्कृत भाषा का हो, वो हमें यही सिखाता है कि भाषा का शुद्ध और अशुद्ध रूप क्या है, यही सिखाता है हमें व्याकरण। तो जो हमारा हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है, जिस भाषा में हमारी हिंदी लिखी जाती है, वो आपकी देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है जिसमें अंग्रेजी लिखी जाती है वो आपकी रोमन है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। उर्दू की लिपि जो है वो आपकी अरबी है। और इसके साथ ही पंजाबी की लिपि जो है वो आपकी गुरुमुखी है। और बात करें हम व्याकरण की, तो व्याकरण के 3 रूप है, मतलब प्रकार है। वो पहला आता है आपका वर्ण विचार, दूसरा आता है शब्द विचार और तीसरा आता है आपका वाक्य विचार। तो जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वह है आपका वर्ण विचार, और जिसमें हम लोग स्वर, व्यंजन, इसके उच्चारण स्थान, शुद्ध वर्तनी और साथ ही संधि भी जो आपका विषय है उसको भी हम इस वर्ण विचार के अंदर ही पढ़ेंगे। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होते हैं। वाक्य की छोटी इकाई जो है वो उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य की छोटी इकाई जो है वो आपके पदबंध होते हैं। और पदबंध की छोटी इकाई जो है वो पद होते हैं। और पद की छोटी इकाई जो है वो आपके अक्षर होते हैं। अक्षर को हम लोग वर्ण भी कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसको हम तोड़ ना सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्ण मतलब जो हिंदी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई जो आपकी वर्ण है, वर्ण को हम लोग अक्षर भी बोलते हैं। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही चीज़ है। और हिंदी ध्वनि जो आपकी हिंदी वर्णमाला है, जो आपके हिंदी वर्ण है उनको व्यवस्थित समूह में रखा गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला जो है उसमें समस्त वर्ण जो है वो आपको तो उसको 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला आता है आपका स्वर, दूसरा आता है आपका व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है वो 52 है, जिसमें आपके 11 मूल स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, 2 अयोग्यवा वर्ण है और 4 जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन है। तो सबसे पहले वर्ण के भेद, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपके वर्ण है उसके 2 भेद है। पहला आता है स्वर, दूसरा आता है आपका व्यंजन। और तो स्वर को जानते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस जो है वो आपकी कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। या तो ये है। इसके साथ ही दूसरी जो सरल परिभाषा है वो है, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना अन्य किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब कि जिसको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो आपकी अभी जो है वो आपकी 11 है। इससे पहले 15 हुआ करती थी, लेकिन अभी जो आपकी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है वो आपकी 11 है, जिसमें अ इ ई उ री ए ओ औ। बात करें अगर हम री वर्ण की, तो ये आपकी संस्कृत भाषा का जो है वो शब्द है।
और उच्चारण के आधार पर ये एक व्यंजन के रूप में आता है, लेकिन देखिए हम लोग मात्रा की दृष्टि से तो वो एक स्वर है और इसको हम लोग स्वर में ही गिनते हैं। तो स्वरों के भेद, स्वर के जो है वो आपके 3 भेद है, सॉरी गलती से मैंने यहाँ 2 लिख दिया, लेकिन 3 भेद है। पहला आता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर, तीसरा आता है आपका पलुत स्वर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर जो उच्चारण के समय मतलब उच्चारण के आधार पर जो समय लगता है उसके आधार पर वर्णन है। पहला आता है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जब लोग हम उच्चारण करते हैं स्वरों का तो जो सबसे कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। और दीर्घ स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगे या फिर ह्रस्व से दुगना समय लगे उनको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, आ, ई, उ, ए, ओ, ये हैं आपके 7 दीर्घ स्वर। लेकिन अगर बात करें हम मूल दीर्घ स्वर की तो इसमें से आपके सिर्फ 3 ही है जो आपके मूल दीर्घ स्वर है, वो है आपके आ, ई, उ। तो बाकी जो आपके हैं, प्रश्न ये उठता है कि बाकी जो आपके वो दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये जो है वो आपके इन्हीं स्वरों से मिलकर जो है वो बनते हैं, इसीलिए इनको मूल जो दीर्घ स्वर है वो सिर्फ आपके कितने आते हैं, सिर्फ 3 आते हैं। जब हम संधि विच्छेद करेंगे उसमें आप लोगों को मैं ये बता दूंगी कि किस तरीके से ये जो है वो मिलके बनते हैं। पलुत स्वर की बात करें तो जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ से जो है वो अधिक समय लगे और आपके ह्रस्व से जो है वो तिगुना समय लगे, ऐसे स्वरों को हम लोग क्या बोलते हैं, पलुत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, ओम, है ना, इत्यादि, ये हैं आपके पलुत स्वर। उसके बाद आते हैं आपके व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को जो हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क प्लस अ से बनता है आपका क, ख प्लस अ से बनता है आपका ख। तो जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे व्यंजनों ऐसे वर्णों को हम लोग कहते हैं व्यंजन। और बात करें हिंदी वर्णमाला की तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। इसके साथ ही व्यंजन की एक और परिभाषा है, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है। जैसे स्वरों में था तो इसमें जो हमारी सांस थी वो कहीं नहीं रुक रही थी, लेकिन व्यंजन में क्या होगा, हमारी जो सांस है वो मतलब अलग अलग स्थानों से रुककर निकलती है। तो ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो जो मैंने जैसे लिखा हुआ है, आपके वर्णमाला लिखी हुई है, क से लेके जो आपके ह तक है वो आपके व्यंजन है, 33 व्यंजन है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपका लिखा हुआ है कि जो आपका क वर्ण है, जो आपका क आपकी श्रेणी है, उसको हम पूरी श्रेणी को आपके जिसमें पंचम वर्ण आते हैं उसको हम लोग कवर्ग बोल देते हैं। च वाली श्रेणी को चवर्ग कहा जाता है, ट वाली श्रेणी को टवर्ग कहा जाता है, त वाली श्रेणी को तवर्ग, प वाली को पवर्ग, और जो आपके यर लव आते हैं वो अंतस्थ व्यंजन है और जो दूसरे आपके उष्म व्यंजन है। तो कवर्ग श्रेणी में जो आपके क ख ग है, इनकी जो उच्चारण स्थान है वो आपके कंठ है, और जो आपके पंचमाक्षर है इन सभी का उच्चारण स्थान जो रहता है वो आपके नासिके रहता है। जो पंचम वर्ण है आपके, इन सभी का उच्चारण स्थान नासिके रहता है। तो ये जो है वो आपके हम आपकी वीडियो रहेगी जिसमें हम लोग उच्चारण स्थानों को डिस्कस करेंगे, जिसमें अघोष, सघोष, तो ऐसे वर्णों के टाइम अल्प प्राण, महाप्राण, तो हम लोग वहाँ पे जो है वो वर्णों का उच्चारण जानेंगे, व्यंजनों का उच्चारण जानेंगे इनका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो आपके व्यंजनों के प्रकार है। तो व्यंजनों के जो है आपके 3 प्रकार हैं, जैसे कि स्वरों के हमने 3 पढ़े, व्यंजन के भी आपके 3 प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को, मतलब स्पर्श का अर्थ होता है छूना, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है, मुंह की जीभ है, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारी सांस है, वो आपके विभिन्न भागों को जो है वो आपके स्पर्श करती है, ऐसे व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, दांत, ओठ स्पर्श करती है। ठीक है, क से म तक, जैसे मैंने आपको बताया क का कंठ है, त का तालु है, तो वैसे ही त का जो है आपका दंत है, प का ओष्ठ है उच्चारण स्थान, तो पवर्ग श्रेणी का जो है आपका ओष्ठ आता है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होती है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी सांस जो है वो विभिन्न भागों को जो है वो आपके टच करती है, स्पर्श करती है, ऐसे व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक जो है वो आपके स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी, 25 है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है भीतर, मतलब अंत का मतलब होता है भीतर। तो उच्चारण करते समय व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे
तो जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जो व्यंजन हमारे मुंह के भीतर ही रहते हैं, ऐसे व्यंजनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये जो है वो आपके 4 है, य, र, ल, व। इसके साथ ही इन व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके साथ ही जिसमें आपके ल और ल है, इसमें र जो है वो लुंठित व्यंजन है, ल जो है वो आपका पार्श्विक व्यंजन है। तो ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? उष्ण का अर्थ होता है गर्म, मतलब गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में जो है वो गर्मी पैदा हो, तो ऐसे व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं, आपके उष्ण व्यंजन कहते हैं। जिसकी इसकी संख्या भी कितनी है, 4 है, श, स, श, ह। और इसके साथ ही उष्ण व्यंजन का अर्थ होता है गर्म, सेम वही चीज है। लास्ट में जो है वो आपका हिंदी वर्णमाला है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हमारे जो वर्ण है वो आपके आते हैं। जो आपके स्वर है वो आपके 11 है। तो 11 स्वर हैं आपके, अ इ उ ए ओ, ये हो गए 11। 2 अयोग्यवाह वर्ण है। अयोग्यवाह वर्ण क्या होते हैं? आप अयोग्यवाह वर्ण जो है वो आपके अयोग्यवाह वर्ण जो है वो आपके ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। पर जो आपके इनके गुण होते हैं वो आपके बेसिकली किससे रिलेटेड होते हैं? स्वरों से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए इनको स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे अंग और आ को आप देखते हैं, अनुस्वार और अनुनासिके इनको कहा जाता है। तो ये जो है वो आपके अयोग्यवाह वर्ण है। दोनों ही वर्ण जो है वो आपके अयोग्यवाह वर्ण है, क्योंकि ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। मतलब इनमें जो आपके एक तरीके से बोले विशेषताएं पाई जाती है, वो दोनों ही स्वरों और व्यंजनों दोनों की पाई जाती है। तो इसीलिए इनका जो मतलब विभाजन है वो आपके अयोग्यवाह वर्ण के रूप में है। फिर क से म तक जो है वो आपके अंत उष स्पर्श व्यंजन आते हैं, जो कि आपके 25 है। और उसके बाद यर ल व जो है वो आपके अंतस्थ व्यंजन है। यर ल व को आपके अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और अर्ध स्वर जो है वो इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका निर्माण होता है, यर ल व का निर्माण होता है, वो स्वरों के मिलने से होता है। जैसे आपने व्यंजन देखे क ख ग घ देखे, तो क एक मतलब आधा क जिसको हम लिखते हैं, तो को एक वर्ण था पहले से ही, मतलब एक वर्ण उपलब्ध था, तो उसमें सिर्फ अ मिला तो वो क बना। लेकिन जो यर ल व है, इनका जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं, इनका जो उद्गम होता है वो आपके स्वरों से होता है। जो आपके स्वर हैं, जैसे मैं आपको संधि विच्छेद में बताऊंगी। संधि विच्छेद में जब हम लोग यण संधि करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपके ये वर्ण है, यर ल व है, वो आपके किससे मिलके बने होते हैं? वह आपके मिलके बने होते हैं आप स्वरों से। तो इसमें हम लोग उसमें हम कुछ नियम करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ई रू के बाद ये वर्ण आएगा तो ये बनता है, ये वर्ण आएगा तो री बनता है। तो वो उस समय आपको जो है वो क्लेरिफाई हो जाएगा। इसके साथ ही जो हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में सिर्फ 2 ही अर्ध स्वर है। 2 वर्ण जो है वो आपके किससे लिए गए? हमारे संस्कृत भाषा के हैं। तो ये और वो जो है वो आपके हिंदी वर्णमाला के अर्ध स्वर है। और र और ल जो है वो आपकी संस्कृत भाषा से जो आपके शब्द लिए गए हैं उनसे मिलके बने हैं। जैसे र जो है वो आपका री वाले वर्ण से बना है, ल जो है आपके री वाले स्वर से बना है। तो अगर प्रश्न आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में कितने अर्ध स्वर है, तो वो आपके 2 आएंगे। और प्रश्न अगर ये पूछा जाता है कि वर्णमाला में कितने अर्ध स्वर है, तो वो आपके 4 रहेंगे। और इसके साथ ही उष्ण व्यंजन है आपके 4, जो श श स ह है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं, जिनका जैसे कि जो व्यंजन है आपके क्ष त्र ज्ञ है, तो क प्लस श से मिलके बना आपका क्ष, त प्लस र से मिलके बनाता त्र, तो ग प्लस य से मिलके बनाता ज्ञ। तो ऐसे वर्ण जो आपके किससे मिलके बने हैं? व्यंजनों से मिलके बने हैं, उनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और बीच में मैंने आपको द्विगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन भी डाले थे, जो कि आपने देखे होंगे ढ वाली श्रेणी में थे। कौन सी श्रेणी में थे? टवर्ग वाली श्रेणी में थे। हाँ, टवर्ग वाली श्रेणी में जो तो आपने देखे होंगे 2 द्विगुण व्यंजन थे। तो ऐसे तो हम लोग इन श्रेणी, जब हम लोग वर्णमाला को पढ़ते हैं तो इसका हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन लिखते समय जो है वो इन वर्णों का उच्चारण हम लोग बहुत बार करते हैं, ठीक है। लिखते समय हम लोग इन व्यंजनों को बोलते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें अचानक मुंह से जीवा या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाता है। मतलब वैसे इनको बोला जाता है ड और ढ,
अड़ और अढ़। तो अड़ जो है, जब हम लोग अड़ बोल रहे हैं तो हमारी जीभ जो है वो एक तरीके से फोल्ड हो रही है और उसके साथ ही हम उच्चार कर रहे हैं इस वर्ण का। तो यही है हमारा जो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो जब हम इसका जो उपयोग करते हैं, जब हम पढ़ाई, चढ़ाई इत्यादि शब्द लिखते हैं, तो उसमें जो है वो आपके द्विगुण व्यंजनों का जो है वो आपका क्या होता है, द्विगुण व्यंजनों का जो है वो आपका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले हमारे 11 स्वर हुए, उसके बाद 33 व्यंजन हुए, कुल संख्या हुई आपकी 44, और उसके बाद जो है वो आपके 4 जो है वो आपके अंतस्थ व्यंजन आए, संख्या हुई 48। फिर उसके बाद जो है वो आपके 11 स्वर, 33 व्यंजन की बात कर रहे हैं, 11 स्वर हुए आपके, और उसके बाद आपके 33 व्यंजन आए क से ह तक, तो ये हुए आपके 44। उसके बाद आपके 4 संयुक्त व्यंजन आए, हुए आपके 48, और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन आए आपके जो अड़ और अढ़ है, तो वो हुए आपके 50, और 2 जो है वो आपके अयोग्यवा वर्ण आए, जो है अनुनासिकी और अनुस्वार अंग और आ, तो ये हुए आपके 52। तो हिंदी वर्णमाला के में जो आपके कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। तो अगला जो मेरा वीडियो रहेगा हिंदी वर्णमाला में, उसमें मैं आपके लिए स्वर और व्यंजनों पे प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगी, जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। और इसके साथ ही जो आपके कठोर व्यंजन कौन से हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, लुंठित व्यंजन कौन से हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग जो है वो जब प्रश्नोत्तरी आएगी, प्रश्न आएंगे, तो उसके साथ ही हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।